हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को है ना डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम अगले साल है अर्थात 2027 में है, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके और अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। अभी आपको 3 ही सब्जेक्ट का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है ना, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो और भी सब्जेक्ट का क्लासेस शुरू की जाएगी। ठीक है, तो आज जो है ना, आज हमारा फिजिक्स का 13वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का 12 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है और उन 12 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है। क्या बेहतरीन कंटेंट कवर किया है ना। तो आज हमारा 13वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे जी? तो आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के ऊपर, कूलॉम के नियम के ऊपर। हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि दो आवेश अगर है तो उन दोनों आवेशों के बीच बल लगता है। ये बात आपको भी पता है ना। हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर आपके पास दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर Q2 चार्ज है, तो इन दोनों आवेशों के बीच बल लगता है। अब बल रिपल्सन है होगा कि बल अट्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों आवेश के नेचर पे। अगर इन दोनों आवेश पॉजिटिव हुआ तो जो बल लगेगा वो अट्रैक्शन है ना, अपोजिट नेचर का हुआ तो बल जो लगेगा इन दोनों के बीच में वो आकर्षण होगा। और अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर का हुआ तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन देखिए, बात यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण की नहीं है, बात यहाँ है कि ठीक है, अगर दो आवेश है तो दोनों के बीच बल तो लग रहा है। हाँ, लग रहा है। सवाल है कितना बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के समीप जाता है तो वह जो चार्ज है उस चार्ज को कितने बल से आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। जैसे अगर बात करें यहीं पे, अगर मान लीजिए Q1 Q2 एक दूसरे के समीप है, भले सेम नेचर के वो या ऑपोजिट नेचर का, वो डिपेंड उससे नहीं है। मामला यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए दोनों सेम नेचर का चार्ज है चाहे ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, इन दोनों के बीच बल लगेगा कितना, है कि नहीं बात। क्योंकि अगर दो चार्ज एक दूसरे के समीप होता है तो उन दोनों के बीच बल लगता है, ये कंफर्म है। लेकिन कितना लगता है इसके बारे में पता है कूलॉम साहब। तो आज हम प्योर उसी नियम को डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और धीरे धीरे हम इस चीज को फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। और आज इसी के ऊपर पूरा ढंग से चर्चा रहने वाला है। आप लोग ढंग से पढ़िए, चीजों को समझिए, है ना। बाकी जो चीज समझ में ना आए उसको हमको जरूर बताइएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। क्या होता है कूलॉम्स लॉ? क्या होता है कूलॉम का नियम? सबसे पहला, आखिर में नियम क्या बताता है? जो कूलॉम का नियम है क्या देता है? तो यह नियम है ना, जो कूलॉम का जो नियम है क्या देता है? तो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण देता है। अगर आपके पास दो चार्ज है तो उन दोनों वे दोनों चार्ज के बीच कितना विद्युत बल लगेगा इसके बारे में बताता है कूलॉम, है ना। कूलॉम देखिए ऐसा नहीं, कूलॉम जो है ना दो आवेशों के बीच लगने वाले क्या देता है? विद्युत बल का परिमाण देता है कि आखिर में दो आवेश है एक दूसरे के समीप, तो उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। हाँ, बल अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, वो अलग चीज है ना। लेकिन अगर दो आवेश एक दूसरे के समीप है तो उन दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा? बल लगेगा, है ना। उसी के बारे में बताता है हमको कूलॉम, कूलॉम का नियम। ठीक है, तो कूलॉम का नियम क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो देता है कूलॉम का नियम, सबसे पहला जो बात बोलता है, यह क्या बताता है भाई? यह नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले, आवेशों के बीच लगने वाले
विद्युत बल का परिमाण बताता है। विद्युत बल का क्या बताता है? परिमाण बताता है। चलिए ठीक है। यह जो नियम है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण बताता है। कैसे बताता है भाई? कूलॉम साहब ने क्या बताया, क्या ऐसी चीज बताई है ना, जिससे हम दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कूलॉम साहब ने अपने नियम में क्या बोला कि अगर आपके पास दो चार्ज है, सिंपल बात है, आराम से समझते चलिएगा। देखिए कूलॉम के नियम का जो है ना, कूलॉम का स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सिंपल। देखिए आप ऐसा बुद्धि भी लगा सकते हैं। कूलॉम साहब अपने स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बोला कि अगर आपके पास दो चार्ज है तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल का परिमाण होता है ना, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले इनका स्टेटमेंट लिखते हैं हम, है ना। स्टेटमेंट पहले देखिए कूलॉम साहब का स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने, स्टेटमेंट क्या दिया, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। कूलॉम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया? देखिए कूलॉम साहब ने बोला कि दो आवेशों के बीच लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के उन दोनों आवेशों के उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल बात है। यही बताया कौन साहब? कूलॉम साहब। कूलॉम साहब ने क्या बताया अपने स्टेटमेंट में, अपने नियम में क्या बताया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है उन दोनों आवेशों के क्या है ना, विद्युत बल है ना, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल का जो परिमाण होता है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। जो भी दो आवेश होगा उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इस बात को हम समझ भी सकते हैं ऐसे भी, कैसे? जैसे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है तो अगर मान लीजिए वो चार्ज अगर छोटा छोटा हुआ तो बल कम लगेगा। सोचने वाली बात है भाई, जब चार्ज छोटा, उसका औकात है छोटा, तो बल ज्यादा लगाएगा कम लगाएगा? तो चार्ज का परिमाण कम तो बल भी कम लगेगा, और अगर दूरी बढ़ा दे तो बल तो और कम लगेगा। अगर मान लीजिए दो चार्ज का परिमाण कुछ ना कुछ है, अगर हम दूरी बढ़ा दे तो बल कम नहीं लगेगा, प्रभाव कम हो जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ जो थे, मतलब कूलॉम जो थे, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इस नियम को दिया, ऐसा नहीं ऐसे दे दिए, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास दो चार्ज है, आराम समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, एक चार्ज है मान लीजिए Q1, एक मान लीजिए Q1 है, और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2, है ना। प्लस माइनस कुछ नहीं, अभी मान लेते इसका एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल लग रहा होगा। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जितना ई इस पर बल लगाएगा उतना ई भी इस पर लगाएगा, बताया था। जैसे मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव है, सपोज डेट,
तो होगा क्या, ई चार्ज इस पर बल लगाएगा, रिपेल करेगा इधर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लगेगा, ई भी इस पर इधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा बल, बिल्कुल लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब दो के कारण एक पर लगने वाला बल और यह एक के कारण दो पर लगने वाला बल। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसी लाइन में हो गया एकदम, ठीक है ना। देखिए चीजों को समझ के पढ़िएगा ना, आसान लगेगी चीजें। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और आपको हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिए हैं कि जितना ई इस पर बल लगाएगा उतना ई भी इस पर लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का जो परिमाण होगा वो बराबर होता है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के परिमाण के बराबर होता है। और इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए एफ, क्या मान लेते हैं एफ, दोनों परिमाण बराबर है, मतलब जितना ई इस पर बल लगाएगा उतना ई भी लगाएगा, ठीक है जी। तो कूलॉम साहब ने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल का जो परिमाण है, तो परिमाण का दिशा से कोई मतलब है नहीं। तो कूलॉम साहब ने क्या बोला कि जो विद्युत बल लग रहा है कूलॉम के अनुसार अगर देखा जाए, किसके अनुसार, कूलॉम के अनुसार देखा जाए, कूलॉम के अनुसार अगर देखें, है ना, कूलॉम के अनुसार अगर देखा जाए तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल है, विद्युत बल का जो परिमाण है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, Q1 इंटू Q2। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है इन दोनों आवेश Q1 Q2 के परिमाण के गुणनफल के देखिए समानुपाती है। समानुपाती होने का मतलब क्या है कि अगर Q1 का मान बढ़ा, Q1 अगर बड़ा चार्ज हो गया तो बल भी ज्यादा लगेगा, Q1 का मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और Q2 का मान बढ़ेगा तब भी बल बढ़ेगा, और अगर दोनों बढ़ेगा तब भी बल बढ़ेगा। ये बात हम सोच भी सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर आपके पास चार्ज छोटा छोटा चार्ज रहेगा तो क्या बताइए, वो अट्रैक्ट या रिपेल कम करेगा, हल्का हल्का बल लगेगा, है कि बात। अगर मान लीजिए चार्ज बुचे हो, छोटा एकदम हो, तो होगा क्या, उन दोनों चार्ज एक दूसरे को वीक फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, है ना। लेकिन अगर वही चार्ज बड़ा हो जाए, पूरा बड़ा चार्ज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के बीच लगने वाला बल स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा क्या। अगर चार्ज बड़ा हो गया तो दोनों के बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस वही बात तो है कि दोनों में से अगर कोई भी एक आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, दोनों का परिमाण बढ़ेगा तब भी बल बढ़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज छोटा एक चार्ज बड़ा है, मान लीजिए दोनों चार्ज पहले छोटा था, अगर एक चार्ज का परिमाण बढ़ाएंगे तब भी बल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर दूसरे चार्ज का परिमाण बढ़ाएंगे तब भी बल बढ़ेगा, और दोनों का अगर परिमाण बढ़ा दिया तो बल तो और बढ़ जाएगा। तो यही के आधार पर कूलॉम साहब ने सबसे पहला बात बोला कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, मतलब इन दोनों में से किसी को भी अगर बढ़ाओगे तो विद्युत बल बढ़ेगा, विद्युत बल का होगा बढ़ेगा। चलिए ठीक है, पहला बात तो उन्होंने ये बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड बात क्या बोला कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल है इनके बीच के दूरी के, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R, सपोज दैट। तो सेकंड बात इन्होंने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स क्या कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दोगे तो बल 1/4 घट जाएगा, मतलब 4 गुना घटेगा बल। तिगुनी करोगे तो 9 गुना बल घटेगा। और ऐसा ही नहीं दे दिए रेंडम, बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिए। अगर दो आवेशों को सेम माध्यम में रखा जा रहा था और उनके बीच की दूरी को दुगुना कर रहा जा रहा था, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अगर बीच की दूरी को जब दुगुना किया जा रहा था तो इन्होंने देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल घट जा रहा है। जब इन्होंने देखा कि कितना घट रहा है भाई, तो दुगुना करने पर 4 गुना घट जा रहा है, तिगुना करने पर भाई 9 गुना घट जा रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल का जो परिमाण होता है, विद्युत बल का परिमाण होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब जो बल है वो स्क्वायर के रूप में घटेगा दूरी बढ़ाएंगे तो। समझ में आ रहा है चीजें? कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो इस चीज, ये दोनों बात जो बोले कूलॉम साहब बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बात बताएं, है ना। सबसे पहला में क्या किया, वो आवेश का परिमाण बढ़ा के देखे और देखे अगर पहला आवेश का परिमाण बढ़ा रहा है तब भी बल बढ़ रहा है,
दूसरा का परिमाण बढ़ा रहे हैं तब भी बल बढ़ रहा है, दोनों का परिमाण बढ़ा रहे हैं तब भी बल बढ़ रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। कि दोनों में से कोई एक को बढ़ाओगे तब भी बल बढ़ेगा और दोनों को बढ़ाओगे तब भी बल बढ़ेगा। ठीक है। सेकंड, जब उन्होंने देखा, जब दूरी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जब दूरी को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए दो आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए 1 मीटर है। क्या मीटर? 1 मीटर। तो बल मान लीजिए 100 न्यूटन लग रहा है। क्या न्यूटन लग रहा है? 100 न्यूटन। फिर उन्होंने कहा कि यार दूरी को दुगुना कर दिया, 2 मीटर कर दिया। तो उन्होंने पाया ही कि जो बल 100 न्यूटन लग रहा है ना, अब मात्र और मात्र बल 25 न्यूटन लग रहा है। मतलब ये जो बल है क्या गुना घट गया? 4 गुना घट गया। समझ में आ रहा है चीजें? कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये भी बात निकाला कि कभी भी अगर दूरी जो बढ़ाए, दूरी के साथ क्या हो रहा है कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाया जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में जो बल है वो स्क्वायर के रूप में कम हो रहा है। 2 गुना बढ़ाया है तो 4 गुना कम हो रहा है। 4 है ना, 3 मीटर दूरी किया जा रहा है, मतलब 3 गुना दूरी बढ़ाया जा रहा है, तो 9 गुना बल कम हो जा रहा था। जैसे मान ले दूरी को अगर 3 गुना कर दिया गया 3 मीटर, तो बल देखा गया ना कि 100/9 न्यूटन आया। तो ये कितना कम आ जा रहा है। तो इसके आधार पर कूलॉम साहब ने सेकंड स्टेटमेंट बोला कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब अगर ध्यान से अगर आप देखें, इसको मान लेते हैं सेकंड, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम मिला दें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को अगर मिला दें एक साथ, तो मिलाने पर क्या आएगा? मेरा बात बताइए। अगर दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया जाए, है ना, तो लिखेंगे स्टेटमेंट 1 तथा 2 को मिलाने पर, है ना, स्टेटमेंट 1 तथा 2 को मिलाने पर स्टेटमेंट 1 तथा 2 को मिलाने पर अगर दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो यहां से क्या मिल रहा है? यहां से ये मिल रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स बल, उस समानुपाती है के कर Q1 इंटू Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती के कर है R² के। यही मिल रहा है। एक बात बताइए, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा? आएगा नहीं आएगा? और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो इसलिए यहां से एफ का वैल्यू जो आ जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बट्टा R² बट्टा कुछ हो जाएगा R²। आप इसको ध्यान से देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण बता दिए कूलॉम साहब। समझ में आया चीजें? अब यहाँ पे कोण क्या है ये भी समझते हैं, है ना। जहां जहां कोण क्या ये भी समझते हैं। पहला Q1 अगर बात करें Q1, तो Q1 क्या है? पहला आवेश का परिमाण। दो आवेश है तो उसमें से पहला आवेश का परिमाण है। Q1 क्या है? पहला आवेश का परिमाण। पहला आवेश का परिमाण, पहला आवेश का परिमाण Q1 क्या है? पहला आवेश का परिमाण। ठीक है। Q2 क्या है जी? Q2 है दूसरा आवेश का परिमाण, दूसरा आवेश का परिमाण। ठीक है। अच्छा, Q2 हो गया। उसके बाद R क्या है? R Q1 समझ गए, Q2 समझ गए। R क्या है? R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। देख लीजिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आप परिमाण ले रहे हैं ना तो साइन मत ले लीजिएगा। जब हम फोर्स निकालेंगे दो आवेशों के बीच, इस फॉर्मूला के जरिए हम दो आवेशों के बीच लगने वाला अगर विद्युत बल निकालेंगे तो आप चार्ज को साइन के साथ मत ले लीजिएगा निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे परिमाण ले रहे हैं अपन, और परिमाण कभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे साइन के साथ Q1 Q2 को नहीं रखना है। जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला के जरिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? Q1 तथा Q2
Q2 को कोजी के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ नहीं लेना है, साइन के साथ नहीं लेना है। कैसा लेना है हमेशा भाई? हमेशा पॉजिटिव लेना है ना? तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है चीज है? तो यहाँ पे Q1 और Q2 को साइन के साथ नहीं लेना है ना? हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आर जो है, आर क्या है? आर है Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी, यानी मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये। ठीक है ना? आप समझिएगा चीजों को। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में Q1 Q2 को साइन के साथ नहीं लेना। ठीक है ना? तो इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पे लिखल रहेगा तो आप लोग फालतू में कंफ्यूज होते रहेगा फिर, है ना? जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। साइन के साथ नहीं लेना है यहाँ पे। क्लियर है चीज है? अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि सर यहाँ पे के क्या है? के यहाँ पे तो जो के है ना, के एक नियतांक है, और के एक ऐसा नियतांक है ना जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना? है ना बुआ? यह एक नियतांक है जिसका मान, यह क्या है? नियतांक। यह एक नियतांक है जिसका मान, यह एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, यह एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। यह एक नियतांक है जिसका मान कुछ पर निर्भर करता है, माध्यम पर। क्लियर है चीजें? अब एक बात और समझिएगा, अगर k का मान माध्यम पर निर्भर कर रहा है तो k का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। सही बोल रहे हैं गलत? k का मान अगर माध्यम पर निर्भर कर रहा है तो k का मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो लेकिन हम अभी सब माध्यम के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ हवा या निर्वात के लिए बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा चीज है? तो k का मान अगर माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात k का मान अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग होता है ना? के का मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। एक्चुअल में अगर बात करें कि के का मान होता कितना है ना? अगर के का मान एक्चुअल में अगर बात करें, के का मान होता कितना है बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, पूरा ढंग से चर्चा चलेगा। एक्चुअल में जो के का मान होता है ना, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। के का मान, है ना, के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। सिंपल बात। क्लियर है चीजें? बाकी हम चीजों को समझाएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा भी। के का मान जो होता है ना, के का मान 1/4
4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो इसलिए जो के का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, जो के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है यहाँ पे कि सर ये एप्सिलॉन क्या है। देखिए धीरे धीरे डाउट बढ़ते चला जाता है। सर ठीक है, यहाँ पे के समझ में आ गया कि के का मान अलग माध्यम पर निर्भर करता है और के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग होता है, अलग अलग होगा। और आप बता भी दिए कि के का मान के बराबर होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो आप एक बात बताइए एप्सिलॉन क्या है फिर। 4 पाई तो आप समझ में आ रहा होगा, 1/4 पाई, पाई भी समझ में आ रहा है, लेकिन एप्सिलॉन क्या है समझ में आ रहा है चीजें। तो एप्सिलॉन जो होता है ना, एप्सिलॉन समझिएगा चीजों को, एप्सिलॉन जो होता है उसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। और इसी के वजह से के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसी के वजह से जो एप्सिलॉन है, इसी के वजह से के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है चीजें। तो हम बात करें अगर के एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन के बारे में अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन होता है माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन जो है ना इसको बोलते हैं कोई माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या विद्युतशीलता भी बोलते हैं, परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। ना इसको क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं या फिर विद्युतशीलता भी कहा जाता है, माध्यम की विद्युतशीलता। अब एक बात बताइए, अगर माध्यम का ही परावैद्युतांक है तो जाहिर सी बात है कि इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, होगा होगा कि नहीं होगा, कंफर्म 110% होगा। और चूंकि इसका मान एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है ना, और के एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि के का मान भी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। अब सवाल ये आता है कि सर आखिर में एप्सिलॉन जो आप बता रहे हैं माध्यम का परावैद्युतांक की है क्या, मेन मुद्दा तो ही है एप्सिलॉन है क्या। तो एप्सिलॉन के बारे में अगर हम बात करें बाबू, तो एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम का एक प्रॉपर्टीज होता है, माध्यम का एक गुण होता है। अभी आप इतना समझिए कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन माध्यम का एक गुण है जो क्या करता है, जो अपने अणुओं को प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी माध्यम है, जैसे हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, तो एप्सिलॉन जो है ना उस माध्यम का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है बुआ, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो अपने अणुओं को प्रेरित करता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए, आराम से समझिएगा, ठीक है, चीजों को समझिएगा बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है ना। इसके बारे में हम लिखेंगे, अभी समझिएगा थोड़ा सा, इसको और बेहतर हम क्लियर करेंगे इस चीज को। और जरूरी है क्लियर करना, डाउट में रहिएगा फिर फंस जाइएगा, फंसिएगा मत। अगर बात करें एप्सिलॉन के बारे में, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो आवेश था, जैसे मान लीजिए Q1 एक चार्ज था, है ना। आराम समझिएगा, देखिए समझिएगा तो चीजें समझ में आएगी, और नहीं समझिएगा तो फिर घबराइएगा, घबराइएगा मत, आराम से समझिए। हम जो बता रहे हैं समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज था, एक चार्ज है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। ये दोनों चार्ज अभी हवा में है, हवा या फिर निर्वात में है ना। ये दोनों चार्ज को भी हवा में रखा गया है ना। ये दोनों चार्ज एक माध्यम में रखा है, आराम से समझिएगा। आर सेपरेशन पर मतलब दोनों के बीच की दूरी आर है, आप चाहो तो XYZ कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये दोनों आवेशों को एक माध्यम में रखा गया है, और जो माध्यम में रखा गया है ना, ये माध्यम है कोई नहीं, ये है हवा या निर्वात, हवा या फिर निर्वात। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल था, सपोज डेट मान लीजिए 100 न्यूटन था,
क्या न्यूटन था? 100 न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों चार्जों को उठा करके हमने एक माध्यम में डाला Q1 और इससे कुछ दूरी पर है Q2। इन दोनों चार्जों को उठा करके हम एक माध्यम में डाला, उतना ही दूरी पर है, यहां पर भी दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक माध्यम में डाल दिया, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, कोई माध्यम X है, कोई भी माध्यम है ना। और जैसे ही डाला ना, तो ये दोनों के भी जो लगने वाला बल पहले 100 न्यूटन था, अब मात्र 50 न्यूटन। अर्थात उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कम हो गया। पहले लग रहा था हवा या निर्वात में था तो 100 न्यूटन, जैसे कोई माध्यम में डाला गया तो लग रहा है मात्र 50 न्यूटन। तो बाकी हम तो कुछ नहीं बदले, न तो भाई Q1 में कोई परिवर्तन हुआ है, न तो Q2 में कोई परिवर्तन, दोनों के आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, साथ साथ दोनों के बीच की दूरी को भी नहीं बदले हैं हम, फिर भी बल घट गया। घटाया कौन? यही एप्सिलॉन। मतलब एप्सिलॉन है क्या? कोई माध्यम का एक प्रॉपर्टी है जो उस माध्यम के अणुओं को, उस माध्यम के कणों को प्रेरित करता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने के लिए। ठीक है ना। मतलब एप्सिलॉन अगर कोई पूछेगा कि माध्यम का परवैद्युतांक क्या है, किसी माध्यम के परवैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, सवाल बनेगा, है ना। किसी माध्यम के परवैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम के परवैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? ऐसे किसी माध्यम को, माध्यम के परवैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन, माध्यम के परवैद्युतांक, माध्यम का परवैद्युतांक, इसके बारे में अगर बात करें हम, ये है क्या? किसी माध्यम का एक गुण है, तो क्या बोलेंगे? किसी माध्यम का वैसा गुण, किसी माध्यम का वैसा गुण या वह गुण, किसी माध्यम का वैसा गुण, किसी माध्यम का वैसा गुण जिसके द्वारा ना, जिसके द्वारा वह माध्यम अपने अवयवी कणों को, यहां लिख देते हैं, जिसके कारण द्वारा वह माध्यम अपने अणुओं या परमाणुओं को, जिसके द्वारा वह माध्यम अपने अणुओं या परमाणुओं को, अणुओं या परमाणुओं को दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम करने के लिए प्रेरित करता है। कम करने के लिए प्रेरित करता है। सही है चीज है। मतलब माध्यम का जो परवैद्युतांक है, माध्यम का जो परवैद्युतांक एप्सिलॉन हम बोल रहे हैं, किसी माध्यम का वैसा गुण है, किसी माध्यम का एक गुण है जिसके द्वारा वह माध्यम अपने अणुओं या परमाणुओं को, जिसके द्वारा क्या है, कोई भी माध्यम है तो अपने अणु को या फिर परमाणुओं को दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्लियर है चीजें? अच्छा, एक बात और अगर बात करें, इसको कोची द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोची द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर में देखिए यहाँ पे
जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 100 न्यूटन था, हवा में था, तब जैसे कोई माध्यम में रखा गया तो दोनों के बीच मात्र 50 न्यूटन बल लग रहा है, तो आखिर में इन दोनों आवेशों के बीच के बल को कम कौन किया? यही, मतलब इस माध्यम का जो प्रवैधुतांक है वही इन दोनों आवेशों के बीच के बल को कम करने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा है चीजें ना? तो अच्छा, इसको किससे द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा कि जो माध्यम का प्रवैधुतांक होता है इसे एप्सिलॉन आर द्वारा, है ना, सॉरी एप्सिलॉन द्वारा बोल सकते हैं, इसे एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सही है। आगे अगला पॉइंट अगर बात करें तो एप्सिलॉन आर द्वारा, सॉरी एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सवाल ये आया कि अगर माध्यम का प्रवैधुतांक है, ठीक है, माध्यम का एक प्रॉपर्टी है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम करने के लिए प्रेरित करता है, तो अब सवाल ये आया कि क्या सब माध्यम दो आवेशों को बीच लगने वाले विद्युत बल को कम करने के लिए समान रूप से प्रेरित करेगा अपने अणु और परमाणुओं को? तो ऐसा नहीं है। कोई माध्यम का है अपने अणु और परमाणुओं को दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्यादा कम करने के लिए प्रेरित करता है, तो कोई कम करता है। दैट मीन्स क्या कि किसी माध्यम का प्रवैधुतांक ज्यादा होता है तो वह दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ज्यादा कम करता है, और अगर किसी माध्यम का प्रवैधुतांक कम है तो वह दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम करता है, लेकिन कम करता है। कहने का मतलब ये है कि जो माध्यम का जो प्रवैधुतांक है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, किसी माध्यम का ज्यादा होगा तो किसी माध्यम का कम। जिस माध्यम का प्रवैधुतांक ज्यादा होगा उस माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल ज्यादा कम होगा, और जिस माध्यम का प्रवैधुतांक कम होगा वहां पे बल कम होगा, लेकिन कम होगा। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे एक बात हमको ये समझ में आया कि जो एप्सिलॉन का मान है ना, इसका मान जो है, इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए, इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग होता है ना? एप्सिलॉन का मान क्या होता है? अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। चलिए ठीक है। तो एप्सिलॉन का मान सबसे कम किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा एप्सिलॉन का मान सबसे कम होता है हवा या निर्वात के लिए, है ना, जिसको एप्सिलॉन नोट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन का मान सबसे कम, क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन का मान सबसे कम, एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात, हवा या निर्वात के लिए होता है। जिससे, है ना, एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है, जिसे एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट, है ना, एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है जी। तो एप्सिलॉन का मान सबसे कम जो होता है हवा या निर्वात के लिए होता है, जिसे कोई द्वारा एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, तो हवा या निर्वात के लिए आप प्रवैधुतांक का मान होता कितना है? एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो एप्सिलॉन नोट का मान होता कितना है? तो याद रखिएगा ये होता है 8.854
गुना 10 के पावर माइनस 12, है ना, 10 के पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको फेराड प्रति मीटर भी कहा जाता है। इसका मात्रक फेराड पर मीटर भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हवा या निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन का मान सबसे कम हवा या निर्वात के लिए होता है, जिसे कोई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन नोट द्वारा, और इसका मान होता कितना है 8.854 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फेराड प्रति मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हवा या निर्वात का परावैद्युतांक कम है, इसका मतलब ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हवा या निर्वात में। क्योंकि जायज सी बात है कि अगर आप मतलब परावैद्युतांक का मान कम है, तो परावैद्युतांक कम है तो क्या करेगा, ये अपने अणुओं या फिर परमाणुओं को, मतलब हवा या निर्वात, अब निर्वात में तो कोई अणु परमाणु होता ही नहीं है, फिर जहां हवा भी ना हो वही तो निर्वात है। लेकिन फिजिक्स में हालांकि देखिए दोनों को अलग अलग कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन फिजिक्स में दोनों को सेम कंसिडर करता है, हवा या निर्वात को, ठीक है जी। तो एक बात बताइएगा, आप लोग खुद बताइए कि हवा या निर्वात का परावैद्युतांक कम है, तो हवा या निर्वात का परावैद्युतांक अगर कम है तो ये क्या करेगा, यह अपने अणुओं या परमाणुओं को कम प्रेरित करेगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को कम करने के लिए। और अगर कम प्रेरित करेगा तो जाहिर सी बात है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल सबसे ज्यादा कहां होगा, हवा और निर्वात में। होगा नहीं होगा, 110% होगा, ठीक है। बाकी इसका चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी जितने भी माध्यम होते हैं उन सबका परावैद्युतांक हवा या निर्वात से ज्यादा ही होता है, जितने भी माध्यम है सबका परावैद्युतांक हवा या निर्वात से ज्यादा ही होता है। अभी हम सब माध्यम के लिए बात नहीं कर रहे अपन, अभी सिर्फ और सिर्फ हवा या निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, आगे सारी माध्यम आएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा भी, ठीक है। अभी हवा या निर्वात के लिए बात चल रहा है तो उसी के लिए चलेगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया, अभी तक हम लोगों ने कवर किया सिर्फ क्या, एप्सिलॉन का मान, कि एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग होता है, और इसका मान सबसे कम जो होता है हवा या निर्वात के लिए होता है, और होता कितना है 8.854 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर फेराड प्रति मीटर, ठीक है। क्लियर है चीजें। उम्मीद करते हैं कि अभी हवा या निर्वात के लिए बात चल रहा है तो उसी के बारे में चलने दीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही रोकेंगे, है ना। आप लोग प्लीज इतना बताइएगा कि आपको इतना समझ में आनी है, या अगला लेक्चर जो हम उठाएंगे यही से उठाएंगे, एप्सिलॉन नोट से। नेक्स्ट लेक्चर हम यही से उठाएंगे और यही से चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, है ना, समझ में आई या नहीं आई चीजें, है ना। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।